जब से सविका ने जाना है कि उसके अंदर एक और जान पल रही है, तब से वह बहुत परेशान है। उसने मन ही मन फैसला ले लिया कि वह यह बात सबसे छिपा कर रखेगी। लेकिन क्या यह आसान होगा जितना वह सोच रही है? अब तो न अन्न का एक दाना उसके गले से नीचे उतरता है और ना ही वह रातों को सो पाती है। बस जब तब आंखें आंसुओं से भरे रहते हैं। सविका लाख कोशिश करती है इन आंसुओं को छिपाने की। अब वह अपने आप को सिर्फ कोसती रहती है। बात ही कुछ ऐसी है कि एक बिन ब्याही लड़की का माँ बनना सामान्य बात नहीं है। अरे सविका, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? बाहर से जब उसकी माँ विनीता ने दरवाज़ा खटखटाया तो वह हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। नहीं नहीं, माँ को नहीं पता चलना चाहिए कि अगर उन्हें पता चल गया तो वे मेरी जान ले लेंगी। माँ, मैं कपड़े बदल रही हूँ, आती हूँ ना, आप जाओ। ये लड़की भी ना, एक तो कॉलेज से इतनी लेट आई और आते ही बाथरूम में पता नहीं क्या क्या कर रही है इतनी देर से। भुनभुनाते हुए विनीता वहाँ से चली गई। लेकिन अब सविका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका तो दिमाग ही ऐसा ठप पड़ गया। सिप्रा से बात करती हूँ, लेकिन उसे क्या कहूँगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? नहीं नहीं, मुझे ऋतिक से बात करनी होगी। लेकिन वह तो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया हुआ है। हाँ, फ़ोन करती हूँ उसे। पर ऋतिक का फ़ोन बिजी आ रहा था। सविका को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह प्रेग्नेंट है। उसने फिर कई बार ऋतिक को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन बिजी ही आ रहा था। इसलिए उसने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। तब ऋतिक बोला, क्या हुआ? सविका बोली कि उसे उससे एक ज़रूरी बात करनी है। तो क्या वह उससे मिलने आ सकता है थोड़ी देर के लिए? अरे थोड़ी देर के लिए क्यों, तुम कहो तो पूरे दिन, पूरी रात या उम्र भर तुम्हारी बाहों में गुजार सकता हूँ मेरी जान। एक जोरदार ठहाके के साथ ऋतिक बोला। प्लीज़ ऋतिक, अभी मजाक का वक्त नहीं है, उसने झिड़का। मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सविका की बात पर ऋतिक बोला कि जो भी परेशानी है वह उसे फ़ोन पर बता सकती है। लेकिन वह कहने लगी कि वह यह बात उसे फ़ोन पर नहीं बता सकती, इसीलिए कल वह उसे कॉलेज के पास जो कॉफ़ी शॉप है वहाँ आकर मिले। विनीता जब बेटी सविका को खाने के लिए बुलाने आई तो उसने यह कहकर खाने से मना कर दिया कि अभी उसे भूख नहीं है, बाद में खा लेगी। ना तो सविका को सोते बन रहा था और ना जागते। सोच कर ही बेचैन हुई जा रही थी कि अगर उसके माँ पापा को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में भनक भी लग गई तो घर में तूफान आ जाएगा। ऋतिक और सविका एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों 2 सालों से रिलेशनशिप में हैं। मगर यह बात सविका ने अब तक अपने परिवार वालों से इसलिए छिपा रखी क्योंकि उसके माँ पापा बड़े सख्त मिजाज के इंसान हैं। अगर उन्हें सविका की प्रेम मोहब्बत की भनक भी लग गई तो वे इसकी पढ़ाई छुड़वा कर घर बिठा देंगे और जितनी जल्दी हो सके किसी से भी इसकी शादी करवा देंगे। कॉफ़ी शॉप में मिलने पर जब ऋतिक ने उससे पूछा कि क्या बात है और वह इतनी घबराई सी क्यों लग रही है, तो सविका ने उसे सब कुछ बता दिया। क्या? प्रेग्नेंट? मगर यह कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम ही कोई रास्ता निकालो, वरना अगर मेरे माँ पापा को। बोलते बोलते सविका रुआसी सी हो गई। अरे तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है बेबी? उसका हाथ अपनी हथेलियों के बीच दबाते हुए ऋतिक बोला। एक काम करो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर यह बच्चा गिरा दो और सारी परेशानी ख़त्म। तुम कहो तो मैं तुम्हें एक डॉक्टर का नंबर देता हूँ, बात कर लो उससे। एबॉर्शन? झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए सविका बोली। लेकिन एबॉर्शन क्यों ऋतिक? क्योंकि यही एक रास्ता है बेबी, दूसरा रास्ता भी है ऋतिक। क्यों ना हम शादी कर लें? सविका ने ऋतिक के चेहरे पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। शादी? शादी का नाम सुनते ही ऋतिक एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? शादी, बच्चा, दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तुम्हारा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा? लेकिन ऋतिक, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, और हमने एक साथ कई रातें एक दूसरे की बाहों में गुजारी हैं, खुले आसमान में शादी के सपने देखे हैं, तो अब तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? नहीं ऋतिक, ऐसा मत कहो
प्लीज़ मेरा दिल टूट जाएगा, ऋतिक के सीने से लगते हुए सविका बोली। लेकिन ऋतिक उसे परे धकेलते हुए बोला, दिल टूट जाएगा तो टूटा करे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम बीवी लायक नहीं हो, इसीलिए ये शादी वादी जैसी बातें करना ही फिजूल है। रही फिजिकल रिलेशनशिप की बात, तो उसमें हम दोनों की मर्जी शामिल थी। मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी कभी। मैं बीवी लायक नहीं हूँ तो तुमने इतने दिनों तक मुझे अंधेरे में क्यों रखा ऋतिक? क्यों कहते रहे कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? आज तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ और कहते हो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। क्यों? जवाब दो। ऋतिक का कंधा हिलाते हुए सविका चिल्ला पड़ी। देखो, ज़्यादा तैश में आने की ज़रूरत नहीं है, समझी? अपनी शर्ट झाड़ते हुए ऋतिक बोला। तुम प्रेग्नेंट हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या तुम्हें ध्यान नहीं रखना चाहिए था? नहीं रखा तो तुम जानो ना, और हो सकता है शादी की बातें मैंने यूं ही मजाक में बोल दी होगी, तो तुमने इतना सीरियसली क्यों ले लिया? मजाक में? तो क्या शादी प्यार जैसी बातें तुम्हारे लिए मजाक है ऋतिक? और नहीं तो क्या? ऋतिक हंसा। तुम्हारी जैसी कई लड़कियां मेरी ज़िंदगी में आई और गई। अगर मैं सबसे शादी ही करने लगता तो मेरा तो बंटाधार ही हो जाता ना। वैसे इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह मेरा ही है? किसी और का भी तो हो सकता है ना, और उसका पाप तुम मेरे सिर पर मरना चाहती हो। ऋतिक! सविका ने एक जोर का थप्पड़ ऋतिक के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसी घटिया बात करने की? छी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नीच इंसान हो। सविका के तन बदन में आग लगी हुई थी। मन तो कर रहा था उसका कि अभी इसी वक्त पुलिस को फ़ोन करके उसे जेल भिजवा दें, लेकिन किस गुनाह में? गलती तो उसकी भी थी ना, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख सकी। ऋतिक पर भरोसा कर उसे सब कुछ सौंप दिया, और आज वही इंसान उसे बीच मझधार में छोड़कर भाग रहा है। सिप्रा ने कई बार आग्रह भी किया था उसे कि ऋतिक अच्छा लड़का नहीं है, उसके कई लड़कियों से संबंध है, पर सविका को लगा था कि सिप्रा उससे जलती है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। रुको ऋतिक, मेरी बात सुनो। दौड़कर उसने जाते हुए ऋतिक को रोका और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, थप्पड़ के लिए सॉरी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मेरा विश्वास करो, यह तुम्हारा ही बच्चा है ऋतिक। कसम खाती हूँ कि मैंने आज तक तुम्हारे सिवा अपने आप को किसी और को छूने तक नहीं दिया। सविका की बात पर ऋतिक अजीब तरह से हंसा, जैसे कह रहा हो, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। एनीवे, मुझे तुम्हारी थप्पड़ का बुरा नहीं लगा, लेकिन अब भी मैं यही कहूँगा कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पा लो और मज़े करो मेरे साथ। सविका के कंधे को मसलते हुए ऋतिक ने आंख मारी तो सविका को खुद पर ही घृणा हो आई। वैसे पैसे की चिंता मत करना, जितना खर्च होगा मैं दे दूंगा, कहकर वह चलता बना, और सविका अपने आंखों में आंसू लिए उसे जाते देखती रही, यह सोच कर कि यह वही ऋतिक है जिससे उसने टूटकर प्यार किया था। अय्याश ऋतिक के लिए कस्में वादे प्यार वफा सब फालतू की बातें थीं, मगर सविका यह बात समझ ही नहीं सकी और उस पर अपना सब कुछ लुटाती रही, जिसका नतीजा आज वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने घर वालों का सामना कैसे करेगी जब उन्हें उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा। तो सविका जिस कॉलेज में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी, ऋतिक उसी कॉलेज में था। वैसे सविका का दिल भी हैंडसम ऋतिक को देखकर धड़का तो था, लेकिन वह यह सोचकर उससे दूरी बनाकर रखती थी कि कहाँ वह एक साधारण परिवार की लड़की और कहाँ ऋतिक एक पैसे वाले बाप का बेटा। कोई मेल ही नहीं है दोनों का। हालांकि कॉलेज की बहुत सी लड़कियां ऋतिक पर मरती थीं, लेकिन ऋतिक तो केवल सविका पर जान छिड़कता था, ऐसा वह सविका से कहता था, और उसकी बात पर वह विश्वास भी कर लेती थी। उसे लगता था ऋतिक सिर्फ उसे चाहता है, उसी पर मरता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऋतिक का उसके अलावा भी कई लड़कियों से संबंध था और वह उसे सिर्फ चीट कर रहा था। वैसे सिप्रा ने समझाया तो था उसे कि ऋतिक अच्छा लड़का नहीं है, वह उससे बच कर रहे,
मगर उसकी बात सुनने समझने के बजाय वह उससे ही लड़ पड़ती थी। अब रास्ता तो अंधे को दिखाया जा सकता है ना। इसीलिए शिप्रा ने फिर कुछ बोलना ही छोड़ दिया था। घर आकर सविका निढाल हो बिछावन पर पड़ गई और सुबकते हुए सोचने लगी कि ऋतिक उसे ऐसे धोखा देगा। सपने में भी नहीं सोचा था उसने। उसे तो लगा था वह भी उससे उतना ही प्रेम करता है जितना वो करती है उससे, लेकिन उसने तो सिर्फ उसके शरीर से प्रेम किया। छलता रहा उसे भरम में रख कर कि वह उस पर मरता है, लेकिन अब मरने लायक तो उसकी जिंदगी बन चुकी है। उठकर उसने ऋतिक को फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन शायद उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसका सिर इतनी जोर से घुमा कि वह लड़खड़ाती हुई पलंग पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। अपने पेट पर हाथ रखकर उसने महसूस किया कि एक जीव उसके अंदर सांस ले रहा है। नहीं, एक माँ होकर मैं अपने ही बच्चे को नहीं मार सकती, वह खुद में ही बुदबुदाई। लेकिन समाज और परिवार से कैसे लड़ोगी तुम? अकेली पाल सकोगी इस बच्चे को? सविका के दिल से आवाज़ आई तो वह चीख पड़ी और अपने दोनों कान बंद कर लिए। सविका खुद से ही रोज लड़ रही थी। उसका एक मन कहता कि इस बच्चे को गिरा दो और दूसरा कहता एक माँ होकर वह अपने बच्चे को कैसे मार सकती है। बेटी का कमज़ोर और पीला पड़ता चेहरा देखकर विनीता पूछती कि तबीयत ठीक तो है ना उसकी? नहीं तो चलकर किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं। लेकिन सविका अपनी पढ़ाई और करियर की टेंशन बताकर माँ को चुप करा देती। लेकिन वह कब तक झूठ बोलेगी अपनी माँ से? उसका बढ़ता पेट एक ना एक दिन तो सच्चाई उगलेगा ही ना। उस दिन मिलने पर जब शिप्रा ने पूछा कि क्या हुआ है उसे, इतनी ढीली ढाली क्यों दिख रही है वह, तब सविका से रहा नहीं गया और उसने शिप्रा को सारी बात बता दी। तू सही कहती थी शिप्रा, ऋतिक सही में धोखेबाज निकला। वह मुझसे नहीं बल्कि मेरे शरीर से प्रेम करता था। लेकिन अब मैं क्या करूं, नहीं समझ आ रहा है मुझे। बोलते हुए सविका सिसक पड़ी। देखो जो हो गया उसे भूल जा, लेकिन अब तेरे पास एक ही रास्ता है कि तू इस बच्चे को गिरा दे। एक अच्छी दोस्त की तरह सलाह देते हुए शिप्रा बोली, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उस गलती को हम पूरी दुनिया ढो तो नहीं सकते ना। लेकिन सविका कहने लगी कि वह इस बच्चे को नहीं गिराना चाहती और उनकी गलती की सजा यह बच्चा क्यों भुगते, इसीलिए वह इस बच्चे को जन्म देगी। पागल है क्या, कुछ भी बोल रही है? शिप्रा ने हैरानी से कहा। इस एक बच्चे की खातिर तू अपनी पूरी लाइफ हेल करेगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा पागलपन नहीं करने दूंगी सविका। एक सच्चे दोस्त की तरह शिप्रा ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि यह समाज और खुद उसके माँ पापा भी इस बच्चे को कभी नहीं स्वीकारेंगे, इसीलिए वह इस बेकार की जिद को छोड़ दें। लेकिन सविका कहने लगी कि अगर उसने इस बच्चे को मार दिया तो उसका ज़मीर कभी उसे माफ़ नहीं करेगा, चैन से वह जी नहीं सकेगी कभी। सविका ने जैसे दृढ़ निश्चय कर लिया था इस बच्चे को जन्म देने का। ठीक है, तो फिर बता आगे क्या सोचा है तूने? नहीं पता मुझे, लेकिन मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ। अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए जब सविका बोली तो शिप्रा को उस पर दया आ गई और उसने सोच लिया कि जहाँ तक हो सकेगा वह उसकी मदद करेगी। शिप्रा की सुजाता बुआ एक एनजीओ चलाती है। यह संस्था घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए काम करती है, उन्हें आर्थिक मजबूती देती है। वैसे तो वह शिप्रा की अपनी बुआ नहीं है, लेकिन अपनों से भी बढ़कर उसके लिए है। शिप्रा जब 12 साल की थी तब उसकी माँ गुजर गई थी। तब सुजाता बुआ ने ही माँ बनकर उसे संभाला था। सुजाता बुआ से फ़ोन पर बात कर शिप्रा ने सविका के बारे में उन्हें सारा कुछ बता दिया। सविका के मुंबई जाने का सारा इंतज़ाम भी हो चुका था। अपने माँ पापा से उसने यही बहाना बनाया कि वह 1 साल के लिए इंटर्नशिप के लिए मुंबई जा रही है, लेकिन ऐन वक्त पर सब गड़बड़ हो गया। विनीता जब बेटी सविका के बेड पर धुली चादर बिछा रही थी तभी गद्दे के नीचे से यूज्ड प्रेगनेंसी किट नीचे गिर गई। पहले तो विनीता कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जब समझ में आया तो घर में बवाल मच गया। अब कुछ पूछना ताछना क्या था, वह तो सविका को देखते ही उस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे हड्डी को देखकर कुत्ते।
जो भी मिला उसी से उसे मारने लगी। तड़ातड़ उसके गालों पर थप्पड़ बरसाते हुए पूछने लगी कि किसका पाप वह अपने पेट में लिए घूम रही है। क्यों क्यों उसने उनके विश्वास को तोड़ा। सविका के पापा ललित भी बेटी पर उंगली उठाते हुए कहने लगे कि उसने उनकी नाक कटवा दी। अगर लोगों को यह बात पता चल गई तो वे लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। फिर कौन उनकी बेटियों से शादी करेगा। लेकिन अब मार मार कर किसी की जान तो नहीं ली जा सकती ना। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि जितनी जल्दी हो इस पाप को नष्ट कर दिया जाए और जल्द से जल्द कोई लड़का देखकर सविका की शादी कर दी जाए। कहाँ तो सविका मुंबई जाकर इस बच्चे को जन्म देने की सोच रही थी और कहाँ वह इस घर में नज़रबंद होकर रह गई। लेकिन विनीता को कहाँ चैन था। वह तो पागलों की तरह कभी सविका को पका पपीता खिलाती तो कभी काढ़ा पिलाती ताकि उसका पेट घर में ही गिर जाए और वे डॉक्टर के पास जाने से बच जाएं। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह घरेलू उपायों से ही सविका का पेट गिरा देना चाह रही थी। मगर बेवकूफ़ विनीता को यह समझ नहीं आ रहा था कि इससे सविका की जान भी जा सकती है। जब भी सविका पर विनीता की नज़र पड़ती वह उसे मारने लगती, गालियाँ बकने लगती और कहती कि पैदा होते ही वह मर क्यों नहीं गई। माँ बाप के तिरस्कार और मार से सविका जड़ बनी कमरे में गुमसुम सी पड़ी बस छत निहारती रहती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे उसकी मति गति भुला गई थी। उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। ऐसा होता है ना, जब आदमी के दिमाग पर चोट पड़ती है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। विनीता ने उसे इतना मारा था कि बेचारी कुछ बोलने लायक ही नहीं बची थी। तो सोचती और क्या समझती क्या। उस दिन जब सिप्रा का फ़ोन आया और उसने पूछा कि वह तैयार है ना मुंबई जाने के लिए, तो जैसे उसे होश आया और वह बदहवास सी एकदम झटके से उठ बैठी। सुनाई दे रहा था उसे हॉल में ललित किसी डॉक्टर से बात कर रहा था उसके एबॉर्शन के लिए। सविका बिना डरे ललित और विनीता के सामने तन कर खड़ी हो गई और जाकर बोली कि वो इस बच्चे को जन्म देगी चाहे जो हो जाए, और अगर उन लोगों ने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वह पुलिस में जाएगी। पुलिस का नाम सुनते ही विनीता और ललित सिटपिटा गए। उन्हें लगा बदनामी तो होगी ही, जेल जाना पड़ेगा सो अलग, फिर उनके बाकी बच्चों का क्या होगा। विनीता अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगी कि अगर उसे पता होता कि बेटी ऐसा कुछ करेगी तो वह उसे इतनी आज़ादी देती ही नहीं। गलती हो गई उसे इतना पढ़ा लिखा कर। तो फिर तुम भी सुन लो, तुम्हें इस बच्चे और हम में से किसी एक को चुनना होगा। ललित के मुंह से यह बात सुनकर पहले तो सविका को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन अपने मन को कड़ा कर उसने अपने बच्चे को चुना। लेकिन यह फैसला लेते वक्त उसका दिल कितना रोया था वह जानती है। अपनी आंखों में आंसू लिए सविका ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंच गई। सुजाता बुआ स्टेशन पर उसे लेने आई थी, लेकिन यहाँ आकर भी सविका के दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उसने अपने माँ पापा को दुख देकर अच्छा नहीं किया। लेकिन इस बच्चे को भी तो नहीं मार सकती थी ना वो। तुम क्या चाहती हो तुम्हारा बच्चा यूँ ऐसा पैदा हो? वानर सा मुंह फुलाकर सुजाता बुआ बोली तो सविका को हंसी आ गई। हाँ, ऐसा ही हंसती रहा करो ताकि तुम्हारा बच्चा भी हंसता खिलखिलाता पैदा हो। सविका के हाथों को जूस का गिलास पकड़ाते हुए सुजाता बुआ कहने लगी। जानती हो सविका, लोगों को हमेशा यही लगता है कि उसका दुख सबसे बड़ा है, लेकिन जब तुम मेरी संस्था में रह रही महिलाओं से मिलोगी ना, उन्हें नज़दीक से जानोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा दुख उससे कितना छोटा है। अच्छा, अब तुम ना आराम करो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बोलने से हिचकिचाना मत, समझी? एक माँ की तरह उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बुआ बोली तो सविका अपलक उन्हें देखने लगी कि काश उसकी भी माँ ऐसे ही उसे प्यार करती, उसे समझती। ले, अब क्या सोचने लग गई फिर? उसके हाथ से जूस का खाली ग्लास लेते हुए बुआ ने सविका की आंखों में झांका तो वह मुस्कुरा पड़ी। ओहो, देख तो मुस्कुराते हुए कितनी प्यारी लगती है। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरी संस्था से जुड़ सकती हो, तुम्हारा टाइम भी अच्छे से पास हो जाएगा और तुम
नज़दीक से जान भी पाओगी। बुआ की बात पर सविका ने हाँ में सिर हिला तो दिया, पर वह सोचने लगी कि बुआ कुछ बोलते बोलते रुक क्यों गई। क्या उनके जीवन में भी कोई दुख है? सिप्रा ने तो उससे बुआ के बारे में इतना ही बताया था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस संस्था के नाम कर दिया। सविका ने कई बार बुआ से उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहा, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कुछ पूछने की। इसी तरह दिन बीतने लगे। बुआ सविका के खाने पीने से लेकर दवाई, डॉक्टर का भी पूरा ध्यान रखती थी। उसे किसी भी बात की टेंशन नहीं लेने देती थी। लेकिन टेंशन तो होती ही थी कि वहाँ उसके माँ पापा कैसे होंगे। उन्हें कई बार फ़ोन भी लगाया, पर उन्होंने एक बार भी सविका का फ़ोन नहीं उठाया। बात साफ थी कि अब सविका से उन लोगों को कोई मतलब नहीं था, वह जिए या मरे, इस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। हाँ, लेकिन सिप्रा से कभी कभार वहाँ की खबर मिल जाया करती थी। सिप्रा ने ही बताया था कि उसकी छोटी बहन अदिति की शादी हो गई। लेकिन अदिति का सपना तो बड़ी अधिकारी बनने का था, फिर क्यों माँ पापा ने उसकी शादी करवा दी? अच्छा, तो इसका मतलब मेरा गुस्सा अदिति पर कहर बनकर बरपा। आखिर हम लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों समाज में हमें अपनी मर्जी से जीने नहीं दिया जाता? खुद में ही बोलकर सविका रो पड़ी और बोली कि वह अपनी छोटी बहन की गुनहगार है। ना वो ऋतिक से प्रेम करने की गलती करती और ना ही उसके साथ ऐसा होता। खैर, धीरे धीरे समय तो सरक ही रहा था। सुजाता बुआ के प्यार और स्नेह का ही नतीजा था कि 9 महीने पूरे होने पर सविका ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया चिराग। अपने बेटे चिराग के प्यारे से मुखड़े को देखकर सविका अपने सारे दुख दर्द भूल जाती थी। जब पहली बार उसने अपनी तोतली जबान से माँ बोला, तो सविका को लगा कि आज उसका संघर्ष खत्म हुआ। सुजाता बुआ और सविका के आंचल तले चिराग धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन यहाँ भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिसने सविका के चरित्र पर सवाल ना उठाए हों। बार बार चिराग के पिता का नाम पूछकर लोग उस पर तंज कसते, अश्लील और भद्दी बातें कहकर उसे कमज़ोर बनाते। सविका लोगों की बातों से परेशान होकर जब रोने लगती, तब बुआ उसे समझाती कि लोगों का तो काम ही है बोलना, बोलने दो ना, और तुम कमज़ोर कैसे हो गई? एक बिन ब्याही लड़की जो समाज और परिवार से लड़कर अपने बच्चे को जन्म देने का कठोर फैसला लेती है, वो कमज़ोर तो हो ही नहीं सकती कभी। सुजाता बुआ ने सविका को सिर्फ सहारा ही नहीं दिया, बल्कि जीवन के पाठ भी पढ़ाए जो उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा था। सविका अब पहले वाली सविका नहीं रही, वह एक निडर औरत बन चुकी थी। सविका अपनी जॉब के साथ साथ सुजाता बुआ की इस संस्था से भी जुड़ी हुई थी। छुट्टी के दिन या समय निकालकर वह उन औरतों से जाकर मिलती जो घरेलू हिंसा की शिकार थी। घरेलू हिंसा की शिकार की कहानी सुनकर सविका के रोंगटे खड़े हो जाते थे। चिराग के 5 साल पूरे होने पर सविका चाहती थी कि उसे किसी अच्छे स्कूल में डाल दिया जाए, ताकि उसकी बदमाशी थोड़ी कम हो और वह भी अपने काम पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सके। एडमिशन फॉर्म भरते समय प्रिंसिपल चिराग के पिता के बारे में कुछ पूछती, उससे पहले ही सविका ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि वह अपने बच्चे की सिंगल पेरेंट है और समाज या कोई भी एक महिला को यह बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि उसके बच्चे का पिता कौन है। इसीलिए फिर प्रिंसिपल ने कोई सवाल नहीं उठाया और चिराग का उस स्कूल में एडमिशन हो गया। सविका चिराग को स्कूल छोड़कर उधर से ही ऑफिस चली जाती थी और फिर एनजीओ, और बुआ फिर चिराग को स्कूल से लेकर आ जाती थी और यही रोज का नियम था। सविका ऑफिस से जब घर आई तो देखा बुआ और चिराग खूब धमाचौकड़ी मचा रहे हैं और घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है। सविका आ गई तो देख, तेरे इस बेटे ने दौड़ा दौड़ा कर मेरी जान ले रखी है, हांफती हुई बुआ बोली। तो सविका को हंसी आ गई। हंस क्या रही है, पकड़ इस शैतान को ना। चिराग, बस अब हो गया बेटा, देखो नानी माँ थक गई हैं, इसीलिए अब आप टीवी पर कार्टून देखो। टीवी ऑन करते हुए सविका बोली। लेकिन वह कहाँ मानने वाला था, उसे तो अपनी नानी माँ के साथ अभी और खेलना था। अच्छा चलो, पहले हम कुछ खाते हैं फिर खेलेंगे।
ओके। लेकिन चिराग तो अपनी जिद पर ही था कि उसे अभी और खेलना है नानी के साथ। ओहो, कितना जिद्दी हो गया है यह बुआ। रुको, मैं अभी बताती हूँ। कहकर वह उसके पीछे भागी ही थी। तभी वह जाकर बुआ की गोद में छुप गया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अच्छा हुआ जो सो गया। सविका ने राहत की सांस ली और हंस पड़ी। आज सविका से रहा नहीं गया और उसने उनके अतीत के बारे में पूछ लिया, लेकिन अपने अतीत के बारे में क्या बताती कि वे भी उसी दर्द से गुजर चुकी हैं जिससे सविका। यह फ़र्क सिर्फ इतना था कि सविका को बिन ब्याही माँ बनने की सज़ा मिली और उन्हें बांझ होने की। शादी के 5 साल बाद भी जब सुजाता बुआ माँ नहीं बन पाई तो घर में सबकी नज़रें टेढ़ी हो गई, उसकी पति की भी, जिसने सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था। सिर्फ एक बच्चा ना होने से उनका नाम सुजाता से बांझ औरत पड़ गया। माँ ना बन पाने के कारण अब उनके साथ उस घर में अलग ही तरह का व्यवहार होने लगा। पति, सास, ननंद और जेठानी की आंखों में अपने लिए व्यंग्यात्मक घृणा के भाव को देखकर बुआ सोचती कि क्या वे वही लोग हैं जो कभी उन्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखते थे। क्या एक माँ न बन पाना औरत के लिए इतना बड़ा पाप होता है कि लोग उसका मुंह भी देखना पसंद नहीं करते। एक दिन जब बुआ को पता चला कि उनके पति की दूसरी शादी की बात चल रही है घर में, तो वह टूट गई। पति से सवाल किया तो जवाब में तलाक के पेपर उसके सामने यह कहकर पटक दिए गए कि साइन करो इस पर, क्योंकि उन्हें वंश चाहिए और वह एक बांझ औरत है। तलाक के बाद बुआ का अब इस घर में बचा ही क्या था, लेकिन मायके में भी कहाँ कुछ रह गया था। माता पिता रहे नहीं, भाई भाभी ने अपनाने से इनकार कर दिया, तो अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था कि वह कहीं जाकर डूब मरे या जहर खाकर सो जाए। वह नदी में कूदने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से उन्हें खींचा। एक औरत श्वेत वस्त्र पहने खड़ी थी। उनका चेहरा ना सूरज सा चमक रहा था। अभी भी उनका हाथ बुआ के हाथ को पकड़े हुआ था और वह पूछ रही थी कि वह मरना क्यों चाहती है। तब बुआ फफक कर रो पड़ी। बुआ की कहानी सुनकर उन्हें दुख हुआ। वह औरत बुआ जैसी महिलाओं की मदद करती थी। उस औरत की वजह से ही बुआ को एक आसरा मिल गया। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा बन गया। उस औरत के गुजरने के बाद इस संस्था को बुआ ही संभालने लगी और अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया। अपनी सोच से बाहर निकलकर बुआ ने एक लंबी सांस ली और कहा, पता नहीं क्यों हम औरतों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर हम बिन ब्याही माँ बने तब भी, और अगर माँ ना बन पाए तब भी, समाज हमसे ही सवाल क्यों करता है। सारा दोष हम पर ही क्यों मरता है, हम पर ही उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि समाज हमें अपने हिसाब से चलाना चाहता है और हम उनके हिसाब से चलना नहीं चाहते। बस इतनी सी ही बात है। बोलकर बुआ जोर से हंस पड़ी तो सविका भी खिलखिला पड़ी। चिराग अब 8 साल का हो चुका था और बस से स्कूल जाने लगा था। आज बस की हड़ताल थी, इसीलिए सविका ऑफिस के बीच से ही निकलकर चिराग को लेने उसके स्कूल पहुंच गई। लेकिन जब वॉचमैन ने बताया कि उसे लेकर कोई चला गया तो सविका को लगा शायद बुआ आकर उसे ले गई होंगी। लेकिन जब बुआ ने बताया कि चिराग उनके पास नहीं है तो सविका को चिंता हो गई कि फिर कौन उसे लेकर चला गया। वहाँ खड़े वॉचमैन को उसने झाड़ लगाई और कहा कि कैसे कोई भी आकर उसके बच्चे को लेकर चला गया और उसे पता नहीं चला। तभी पीछे से चिराग मम्मा मम्मा कहते हुए उसके आंचल से लिपट गया तो जैसे उसकी जान में जान आई। कहाँ गए थे आप? वह उससे अभी कुछ पूछ ही रही थी कि पीछे से ऋतिक को आते देखकर उसका पूरा शरीर गनगना उठा। तुम यहाँ? ओ, तो तुम ले गए थे मेरे बेटे को? हाँ मम्मा, मैं इनके साथ ही था। ये बता रहे थे कि ये आपके दोस्त हैं तो इनके साथ में चला गया। चिराग कहने लगा, पता है मम्मा, ये अंकल ना बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मुझे चॉकलेट खरीद कर दी और आइसक्रीम भी। चिराग, मैंने आपको समझाया था ना कि किसी भी अनजान आदमी से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही उसके साथ कहीं जाना चाहिए। फिर आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? माँ को गुस्से में देख चिराग की आंखें भर आई और वह अपना होठ
बिल खाते हुए रोने ही वाला था कि सविका ने प्यार से उससे कहा, सॉरी, मुझे आपको डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन अब से आप ऐसा नहीं करेंगे ना। माँ की बात पर चिराग ने सिर हिलाकर कहा कि अब से वह ऐसा कभी नहीं करेगा। मेरा प्यारा बच्चा, अब जाकर गाड़ी में बैठो। ओके, मुझे अंकल से ना कुछ बात करनी है। ओके। सविका ने गौर से देखा। ऋतिक में पहले वाली फुटानी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। जैसे किसी चीज का भाव नहीं गिरा जाता है ना, वैसे ही उसका भाव भी गिरा हुआ जान पड़ रहा था। पर उसे उससे क्या, उसे तो अब उसके नाम से भी चिढ़ होती है, तो बात करना तो दूर की बात है, लेकिन आज उसके बेटे की बात थी, इसलिए उससे मुंह लगाना ज़रूरी था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को यहाँ से ले जाने की? अगर मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूँ तो? बच्चा, किडनैपिंग में जेल जाओगे सीधे। सविका गुस्से से फट पड़ी। सॉरी सविका, मुझे इस तरह से चिराग को यहाँ से नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर सको तो? अपने दोनों हाथ जोड़कर ऋतिक बोला। लेकिन सविका को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों बाद वह यहाँ उससे मिलने क्यों आया है। सिर्फ माफ़ी मांगने तो नहीं आया होगा। हाँ, पता है मुझे कि तुमसे माफ़ी मांगने के काबिल नहीं रहा, लेकिन एक मिनट। सविका ने उसे बीच में ही टोका। यह सब क्या? यह सब नाटक किस लिए? जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल चुकी हूँ, फिर ये माफ़ी वाफ़ी का दिखावा किस लिए? अपने बेटे के लिए। मुझे पता चला कि चिराग मेरा ही खून है और मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ, एकदम से ऋतिक ने कहा। तो सविका चौंक उठी। क्या क्या कहा? फिर से कहना ज़रा। सविका ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, चिराग तुम्हारा बेटा है और तुम उसे यहाँ से ले जाने आए हो। लेकिन यह तुमसे किसने कह दिया कि चिराग तुम्हारा बेटा है? मुझे पता है, और इसके लिए तुम जो चाहो, मतलब मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, अपनी सारी संपत्ति भी, पर मुझे मेरा बेटा चाहिए। अपने दोनों हाथ जोड़कर ऋतिक कहने लगा कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन उस भूल की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी नहीं पता था उसे। दरअसल एक एक्सीडेंट में ऋतिक पिता बनने की शक्ति खो चुका है, और जब उसे पता चला कि चिराग उसका ही बेटा है तो वह उसे ढूंढते हुए यहाँ लेने आ पहुँच गया। अच्छा, तो तुम्हें पता था कि मेरे पेट में तुम्हारा ही बच्चा है, फिर भी तुमने मुझे चरित्रहीन कहा, यह कहकर कि पता नहीं मैं किसका पाप तुम्हारे माथे मरना चाहती हूँ। और अब जब तुम्हें पता चला कि तुम बाप नहीं बन सकते हो तो तुम्हें चिराग अपना बेटा लगने लगा। याद नहीं, तुमने ही तो कहा था ना कि मैं इस बच्चे को गिरा दूँ। फिर किस मुंह से तुम इसे यहाँ लेने पहुँच गए हो? सविका चिल्ला पड़ी एकदम से। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूँगी? वह मेरा चिराग है, मैं माँ हूँ इसकी, तुम कोई नहीं लगते हो इसके, समझे? अरे देना तो दूर की बात है, मैं तुम्हारी परछाई तक अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। बोलकर सविका जाने ही लगी कि पीछे से ऋतिक बोला, तो क्या तुम एक पिता के नाम के बिना बच्चे को पाल सकोगी? क्या जवाब दोगी समाज और लोगों को जब ये सवाल करेंगे कि चिराग का पिता कौन है? बड़े ही तनकर ऋतिक बोला। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सविका हंसी। तुम्हें शायद पता नहीं, पर कोर्ट का यही फैसला है कि बिन ब्याही माँ ही अपने बच्चे की सब कुछ होगी, वही उसकी पालक होगी, और उसे पिता के नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि पिता की अनुमति की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चे के पिता के बारे में पूछता भी है तो यह गुनाह है। आज सविका बेहद गंभीर और निर्णायक मूड में थी। सविका के कड़े बर्ताव से ऋतिक के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी, पर वह दिखा नहीं रहा था। और एक बात, एक माँ का अपने बच्चे से 9 महीने ज़्यादा का रिश्ता होता है, इसीलिए वह उसके दर्द को पिता से बेहतर समझती है, तुम्हारे जैसे नहीं जिसने उसे पेट में ही मारने का फरमान सुना दिया। सविका की बात पर ऋतिक का चेहरा शर्म से नीचे हो गया। फिर तुम किस मुंह से यहाँ बाप का अधिकार जताने चले आए? शर्म नहीं आई तुम्हें यहाँ आते हुए? तुमने सोच भी कैसे लिया
कि मैं अपने बेटे को तुम्हें दे दूंगी, तुम्हारी दौलत के बदले। थूकती हूँ मैं तुम्हारी दौलत पर। आज तो छोड़ दिया, लेकिन अगर आइंदा से तुमने मेरे बेटे से मिलने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे? बोलकर सविका चलती बनी और वह अपना सा मुँह लिए खड़ा रहा। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।